इस दुनिया में कई हॉन्टेड जगहें ऐसी भी हैं जहां दिन भर तो किसी को कुछ भी महसूस नहीं होता, पर रात होते ही वो जगहें अपनी पुरअसरारियत और खौफ के साथ हमारा इस्तकबाल करती हैं। कोई तो उस खौफ को झेल जाता है और कोई उस खौफ को संभाल नहीं पाता। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल दी अदर स्टोरीज। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद और दुआ करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज का बेइंतहा खौफनाक वाक़या हमको काशिफ ने भेजा है, जो उनके मामू के साथ पेश आया एक सच्चा वाक़या है। तो आगे का वाक़या हम काशिफ की ही ज़बानी सुनते हैं। अस्सलामु अलैकुम हसन भाई, मेरा ताल्लुक़ सक्कर से है और जो वाक़या मैं आपको बता रहा हूँ वो मेरे सगे मामू के साथ पेश आया था और ये वाक़या 1998 का है, जब मेरे मामू अपने एक दोस्त के साथ अपने दूसरे दोस्त की शादी अटेंड करने सक्खर से कुछ फासले पर एक दूसरे गांव गए हुए थे, जिस गांव में वो पहली बार गए थे। मैं बताता चलूं, उन दिनों मेरे मामू गैर शादीशुदा थे और सक्खर के एक सरकारी स्कूल में एज अ टीचर पढ़ाते थे, जो जॉब उनको कुछ अरसे पहले ही मिली थी। शादी इतवार की थी तो उनको रात को ही वहाँ से वापसी के लिए निकलना था। अब आगे का वाक़या मैं आपको अपने मामू की ज़बानी सुनाऊंगा। उस दिन शादी की रसूमात में हमें काफ़ी देर हो गई थी, पर हमारी ट्रेन की सीट्स बुक थीं, तो हम जल्दी जल्दी करके स्टेशन पहुँच गए। पर वहाँ पहुँचकर पता चला कि हमारी ट्रेन तो निकल गई है। उस वक्त हम लोग बहुत परेशान हो गए। अब हमारे पास दो ही रास्ते थे कि या तो हम किसी दूसरी ट्रेन के आने का इंतज़ार करें या फिर वापस अपने दोस्त के घर चले जाएं। हैरत की बात यह थी कि उस स्टेशन पर उस वक्त सिर्फ एक ही बंदा मौजूद था, जो यकीनन स्टेशन मास्टर था, जिसने हमारी ट्रेन के चले जाने का हमें बताया था। और उसने ये भी बताया था कि अगली ट्रेन अब सुबह के 6 बजे आएगी, इसलिए हम लोगों को वापस चले जाना चाहिए और सुबह की ट्रेन लेने के लिए वापस आना चाहिए। तो हमने उससे कहा, नहीं, हम लोग यहीं पर बैठ के दूसरी ट्रेन का इंतज़ार कर लेंगे। हमारी बात सुनते ही वो शख्स परेशान हो गया और फिर डरते हुए बोला, भाई मेरी बात मान लो और यहाँ मत रुको, ये जगह ठीक नहीं है। तो हमने उससे कहा, क्या मतलब ठीक नहीं है? रात काफ़ी हो गई है, अब दोबारा हम अपने दोस्त के घर नहीं जाना चाहते। हम तो यहाँ उसकी शादी की तकरीब अटेंड करने आए थे बस। तो उस शख्स ने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी। मेरा काम तुमको आगाह करना था। अब तुम खुद मरना चाहते हो तो शौक से मरो। और ये कहकर वो भी वहाँ से चला गया। हम उस वक्त उस सुनसान स्टेशन पर बिल्कुल अकेले थे। मेरा दोस्त, जो थोड़ा डरपोक सा था, कहने लगा, चल यार, यहाँ से चलते हैं, पता नहीं यहाँ क्या चक्कर है। तो मैंने उससे कहा, अरे यार, तू भी बड़ा भोला है। वो हमें बस डरा रहा था कि हम यहाँ से चले जाएं, ताकि उसे बार बार स्टेशन चेक करने के लिए यहाँ आना ना पड़े। कुछ नहीं होगा, हम साथ हैं ना। और ये कहकर मैंने अपना बैग वहीं प्लेटफॉर्म पर मौजूद 3 बेंचों में से एक बेंच के पास रख दिया और खुद एक बेंच पर बैठ गया। तो मेरा दोस्त भी अपना बैग रख कर मेरे पास बैठ गया। हम कुछ देर तो शादी के मुतालिक बातें करते रहे, लेकिन कुछ देर बाद ही हमें नींद आना शुरू हो गई। तो हम दोनों ने फैसला किया कि हम बारी बारी थोड़ा सो जाएंगे, ताकि एक बंदा सामान पर नज़र रख सके। उस वक्त मेरे दोस्त का नींद से बुरा हाल हो रहा था, तो मैंने उससे कहा, तुम साथ वाली बेंच पर अपने बैग पर सर रख कर सो जाओ, मैं जब तक जागता हूँ। जबकि दिन भर की भाग दौड़ से मेरा भी बुरा हाल हो रहा था। खैर, मेरा दोस्त वहाँ सोने के लिए लेट गया। उसके सोने के बाद मैं वहीं बैठे बैठे स्टेशन का जायज़ा लेने लगा। वो बहुत छोटा सा वीरान स्टेशन था। मेरे उल्टे हाथ पर एक छोटा सा इंक्वायरी ऑफिस बना हुआ था। बेंचेस भी टूटी फूटी हुई थी। रोशनी भी बराए नाम ही थी, क्योंकि वहाँ लगी 2 ट्यूबलाइट्स में से एक कभी जलती तो कभी बंद हो जाती, जबकि मेरे सामने हर तरफ गहरा अंधेरा फैला हुआ था।
जहां हल्की सी रोशनी में बस थोड़ी बहुत झाड़ियां ही नजर आ रही थीं, जिसको देखकर खौफ आ रहा था। पर मैं अपने आप को मजबूत करके वहां बैठा हुआ था। फिर भी नींद से मेरी आंखें भारी हो रही थीं। फिर पता नहीं कब मैं थोड़ा सा नींद में चला गया। मेरी आंख लगी ही थी कि मुझे अपने बहुत पास से पायल की छन छन की आवाज आई। मैंने एकदम से अपनी आंखें खोलकर अपने चारों तरफ देखा तो वहां आसपास कोई नहीं था, पर वो आवाज मुझे साफ साफ अपने कानों में सुनाई दी थी। उसके बाद मैं चौकन्ना होकर बैठ गया और सामने गहरे अंधेरे की तरफ गौर से देखने लगा कि तभी वो मेरे सीधे हाथ की तरफ लगी ट्यूबलाइट बंद हो गई, जिससे स्टेशन पर और अंधेरा हो गया। और उसके साथ ही वहां कुत्तों के जोर जोर से भौंकने की आवाजें आने लगी। मेरा डर अब बढ़ने लगा था कि तभी वो लाइट फिर से ऑन हो गई तो मैंने वहां सबसे आखिरी तीसरी बेंच पर एक लड़की को बैठे हुए देखा, जो अपने पैरों को ऊपर बेंच पर रखकर अपने चेहरे को अपने घुटनों में छुपाकर रो रही थी और उसके पैरों में पायल भी थी। तो मैं समझ गया कि कुछ देर पहले जो पायल की आवाज मुझे आई थी वो इन्हीं की थी, पर मैं उसको एकदम से वहां देखकर उछल पड़ा था। पर वो लड़की बराबर रोई जा रही थी, जबकि उस वक्त हम दोनों के दरमियान की बेंच पर मेरा दोस्त बेखबर सो रहा था। उस वक्त ऐसी जगह पर एक लड़की का इस तरह रोना मेरी समझ से बाहर था। तो मैं हिम्मत करके उसके पास चला गया और उससे पूछा, क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? कोई परेशानी है तो मुझे बताएं। तो वो लड़की एकदम से चुप हो गई और आहिस्ता आहिस्ता अपना सर उठाने लगी। तो मैंने देखा वो बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, जिसके चेहरे को देखकर मेरा डर काफी कम हो गया था। तभी उसने कहा कि वो यहीं पास में ही रहती है और उसकी ट्रेन निकल गई है और कुत्तों के भौंकने की वजह से उसे बहुत डर लग रहा है। तो मैंने भी उससे कहा कि हमारी भी ट्रेन निकल गई है, इसीलिए हम यहाँ सुबह की ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसने कहा, प्लीज़ मेरा घर यहीं पास में ही है, आप मुझे मेरे घर तक छोड़ दें। तो मैंने सोचा वैसे भी मैं यहाँ बैठा ही हुआ हूँ, ट्रेन को आने में भी काफ़ी वक्त है, मुझे इस अकेली लड़की की मदद कर देनी चाहिए। ये सोचकर मैंने उससे कहा, ठीक है, मैं आपको छोड़ देता हूँ। वैसे भी आपका इस वक्त यहाँ अकेले रुकना ठीक नहीं है। मेरी बात सुनकर वो लड़की बहुत खुश हो गई। तो मैंने अपने बैग को अपने कंधे पर डाल लिया और उस लड़की को चलने का इशारा किया। तो वो लड़की प्लेटफॉर्म को क्रॉस करके सामने अंधेरे की तरफ जाने लगी। तो मैंने उससे कहा, अरे आप वहाँ कहाँ जा रही हैं? वहाँ तो झाड़ियों के अलावा कुछ नहीं है। तो वो कहने लगी, मेरा घर इन झाड़ियों के पीछे ही है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वहाँ तो बिल्कुल अंधेरा है और इसके पीछे इसका घर कैसे हो सकता है। पर फिर भी मैं डरते हुए प्लेटफॉर्म से उतर के उसके साथ चलने लगा। वहाँ हर तरफ सन्नाटा फैला हुआ था और उस सन्नाटे में सिर्फ उसके पैरों की पायल की छन छन की आवाज़ आ रही थी। उस अंधेरे में देखना बहुत मुश्किल हो रहा था। वो लड़की मेरे आगे चल रही थी और मैं उसके पीछे पीछे चला जा रहा था। थोड़ी दूर जाते ही मुझे अपने आसपास कुछ हलचल सी महसूस हुई। वो शायद कुत्ते थे जो हमारे वहाँ आने से इधर उधर भाग रहे थे। हमें चलते हुए 10 मिनट हो गए थे, पर आसपास के माहौल को देखकर लग नहीं रहा था कि यहाँ कोई आबादी होगी। मुझे अब उस लड़की पर शक होने लगा था। दिल में अजीब सा खौफ बढ़ने लगा था कि ये अनजानी सी लड़की मुझे पता नहीं कहाँ लेकर जा रही है। तो मैंने उससे कहा कि आप तो कह रही थी बस यहीं पास में ही है आपका घर, पर यहाँ तो मुझे कहीं भी कोई आबादी नजर नहीं आ रही। तो वो लड़की अचानक चलते चलते रुक गई और पीछे मुड़कर कहने लगी, मुझे लगता है आपको डर लग रहा है। तो मैंने अपने डर को छुपाते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं डरा थोड़ी हूँ। तो वो हंसते हुए कहने लगी, डरना कभी कभार हमारी जान बचा लेता है। आप बहुत हिम्मत वाले लगते हैं।
परेशान मत हो, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। तभी थोड़ा आगे जाकर वाकई थोड़ी बहुत रोशनी नजर आने लगी, तो मैं जल्दी से कदम बढ़ाते हुए उस लड़की से आगे निकल गया और उस रोशनी की तरफ जाने लगा, जबकि वो लड़की अब भी मेरे पीछे चल रही थी। उस वक्त मैं चाह रहा था कि बस किसी तरह इसका घर आ जाए और मैं उसे वहां छोड़कर वापस स्टेशन चला जाऊं। असल में मुझे उस वक्त वापस अकेले उस अंधेरे रास्ते से होकर जाना था, जिससे मुझे बहुत खौफ आ रहा था। खैर, हम चलते चलते रोशनी के काफी पास पहुंचने वाले थे कि तभी वो पायल की आवाज मुझे पीछे से आना रुक गई। मुझे लगा कि शायद उसका घर आ गया है, इसीलिए वो रुक गई है, तो मैं भी वहीं रुक गया। पर जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़की वहां नहीं थी। मैं हैरत से उसे इधर उधर चारों तरफ देखने लगा, पर वो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। मैं उस वक्त अपने आप को ही कोस रहा था कि पता नहीं क्यों मैंने उसको घर छोड़ने की हामी भर ली थी कि तभी उस लड़की की आवाज मेरे कानों से टकराई। अब डर लगा क्या? उसकी वो आवाज मुझे उस सन्नाटे में बिल्कुल साफ साफ सुनाई दी थी, पर वो फिर भी मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। डर से उस वक्त मैं बुरी तरह से कांप रहा था, सांस बेकाबू हो रही थी कि तभी मुझे उस लड़की की धीरे धीरे गुनगुनाने की आवाज आई। तो मैंने बहुत खौफनाक मंजर देखा। वो लड़की वहीं पास में लगे हुए दरख्त की टहनी पर अपनी टांगे लटकाए हुए बैठी हुई थी और उसकी टांगे इतनी ऊपर बैठकर भी नीचे जमीन पर टकरा रही थी। बस ये मंजर देखते ही मैंने उस रोशनी की तरफ भागना शुरू कर दिया। मेरा पूरा जिस्म उस वक्त ठंडा पड़ चुका था, खौफ से हाथ पैर कांप रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था कि तभी उसने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने हल्का सा पीछे मुड़ के उसकी तरफ देखा तो वो अब भी उसी दरख्त पर बैठी हुई थी और उसके हाथ लंबे होकर मेरे कंधे पर रखे हुए थे। उस मंजर को याद करके मैं आज भी कांप जाता हूँ। पर मुझे नहीं पता उस वक्त मुझ में कहां से इतनी हिम्मत आ गई थी कि मैंने उसका चिपचिपा सा हाथ उठाकर अपने कंधे से हटाया और तेजी से उस रोशनी की तरफ भागना शुरू कर दिया। वो लड़की पीछे से बराबर हंसे जा रही थी, पर मैं रुका नहीं और भागते भागते उस रोशनी के पास पहुंच गया, जो एक चौराहे के बीच में लगा हुआ एक बल्ब था, जिसके आसपास कुछ कच्चे मकान बने हुए थे। वहां पहुंचकर मैंने राहत की सांस ली और सोचने लगा कि शायद अब मेरा पीछा उस लड़की या चुड़ैल से छूट गया है कि तभी मुझे पीछे से फिर से वही पायल की छन छन की आवाज आने लगी। तो मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वो लड़की, वो चुड़ैल किसी बुढ़िया के खौफनाक रूप में मेरे बिल्कुल सामने खड़ी हुई थी, जिसका खौफनाक चेहरा देखकर मैं लरज उठा था। तभी वहां मौजूद एक कच्चे से घर का दरवाजा खुला और उसमें से एक काफी लंबे कद का सुर्ख सफेद आदमी निकला, जिसने धोती और कुर्ता पहना हुआ था और उसकी काली लंबी दाढ़ी थी। उस आदमी को देखते ही वो बुढ़िया चीखने लगी, पर मेरी नजरों के सामने ही उस आदमी ने पलक झपकते ही उस चुड़ैल का गला पकड़ लिया और मुझसे बड़ी भारी आवाज में कहा, भाग जा यहाँ से, और कुछ भी हो जाए पीछे मुड़कर मत देखियो। तो मैंने फौरन ही वापस स्टेशन की तरफ दौड़ लगा दी और 15-20 मिनट में गिरता पड़ता हुआ वहां से भागकर स्टेशन पहुंच गया, जहां मेरा दोस्त अब भी बेंच पर आराम से सो रहा था। मैं भी उसके बिल्कुल पास नीचे जमीन पर जाकर बैठ गया। उस वक्त मेरा जिस्म बुरी तरह से लरज रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ है। नींद आंखों से कोसों दूर थी और सुबह होने तक मैं वहां बैठकर दुआएं पढ़ता रहा और अल्लाह का कलाम पढ़ने की वजह से मेरा डर कुछ कम हो गया था। फिर मैंने अपने दोस्त को उठाकर उसको रात की सारी बातें बताई, तो वो उल्टा मुझ पर ही चीखने लगा कि रात को उस आदमी ने कहा तो था यहाँ रुकना ठीक नहीं है, पर तू अपने आगे सुनता ही कब है किसी की। अभी मेरा दोस्त मुझ पर चीख ही रहा था कि तभी वो रात वाला स्टेशन मास्टर वहां आ गया और हमें मुस्कुराकर देखने लगा और कहने लगा कि मैंने पहले ही तुम लोगों को मना किया था, पर अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अब तक जिंदा हो। उस वक्त मैं बहुत कुछ उस स्टेशन मास्टर से कहना चाहता था,
बहुत कुछ पूछना चाहता था, पर मैं जिंदा हूँ ये सोचकर मैं चुप ही रहा। और फिर हम 6 बजे की ट्रेन से वापस आ गए। घर आकर भी मेरी तबीयत 3-4 दिन तक खराब रही, जिसकी वजह से मैं स्कूल भी नहीं जा सका। पर उस रात जिस आदमी ने मुझे बचाया था वो कौन था मैं ये नहीं जान पाया, पर वो आज भी मेरी दुआओं में शामिल है। बस यही था मेरे मामू के साथ पेश आया सच्चा वाकया। बहुत शुक्रिया काशिफ, आपने अपने मामू की सच्ची कहानी हमारे साथ शेयर की। सो फ्रेंड्स, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर न्यू हैं तो भाई की मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल भी मत जाइएगा। अगर आपके पास